हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। पहलगाम में हुए हमले ने भारत के लिए एक चुनौती पैदा की है। विराम। अब देश को अपनी साइबर संपत्तियों और महत्वपूर्ण सूचना ढांचे पर होने वाले नए तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा। विराम। भारत पहले भी ऐसे हमलों का निशाना रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में विरोधियों की ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। विराम। देश के महत्वपूर्ण सूचना ढांचे को निशाना बनाना, राष्ट्र के विकास, प्रगति और समृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की मंशा रखने वाले तत्वों की प्राथमिकता बन सकता है। विराम। सरकार अपनी ओर से महत्वपूर्ण सूचना ढांचे की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। विराम। राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र इस दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। विराम। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से भारत अब भी कई देशों से पीछे है। विराम। फिलहाल भारत के पास साइबर सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। विराम। हमारे पास ऐसा व्यापक कानूनी ढांचा भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण सूचना ढांचे की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का त्वरित रूप से समाधान कर सके। विराम। वर्ष 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति इस दिशा में एक आशाजनक दस्तावेज थी, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने के कारण यह काफ़ी हद तक कागजी शेर साबित हुई। ऐसे समय में जब भारत के सूचना ढांचे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमले किए जा रहे हैं, भारत को एक नई रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। विराम। हमें न सिर्फ साइबर सुरक्षा के लिए विशेष कानून चाहिए, बल्कि AI आधारित साइबर हमलों का जवाब देने के लिए भी नई तकनीकी रणनीति चाहिए। विराम। भारत को अपने महत्वपूर्ण सूचना ढांचे की सुरक्षा के लिए AI का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस सावधानी के साथ कि यह मानव नियंत्रण में हो। विराम। हाल ही स्पेन में बिजली गुल होने से हवाई अड्डे और ट्रेनें ठप हो गई थी। विराम। स्पेन की घटना यह दर्शाती है कि नेटवर्क और महत्वपूर्ण सूचना ढांचे को कितनी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। विराम। भारत पर भी ऐसे हमलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर संकट मोचक योजना बनाने और उसे शीघ्रता से लागू करने की ज़रूरत है। विराम। ऐसी योजना भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत सोच विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विराम। दुर्भाग्य से, भारत में अभी तक साइबर संकट से निपटने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर इस अवधारणा का बहुत महत्व बढ़ गया है। विराम। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने साइबर संकट से निपटने के लिए अधिनियम बनाया है। विराम। भारत को भी ऐसी विस्तृत कार्य योजना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि साइबर हमले की स्थिति में क्या करना है। विराम। इसमें सभी पक्षों यथा सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना होगा। विराम। वर्ष 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अब 25 वर्ष पुराना हो चुका है और अपनी उपयोगिता खो चुका है। विराम। इसे छोटे मोटे संशोधनों से नहीं, बल्कि इसमें पूरी तरह से बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। विराम।
नए आईटी अधिनियम में उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों की वास्तविकताओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने वाले नए प्रावधानों के साथ आधुनिक बनाया जाना चाहिए। विराम। यह समय की आवश्यकता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचे में निवेश करें। विराम। यह एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विराम। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि साइबर सुरक्षा भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता से सीधे जुड़ी है। विराम। वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत की भूमिका अहम है। विराम। भारत अपने सुरक्षा ढांचे की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाएगा, वह अन्य देशों के लिए भी मिसाल बनेगा। विराम। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा। विराम। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि भारत की साइबर संपत्तियां सुरक्षित रहे और हमारा साइबर पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो। पेराम। जनप्रतिनिधियों से सदैव यही उम्मीद की जाती है कि जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। विराम। जाहिर है ऐसे जनप्रतिनिधियों से ईमानदारी की अपेक्षा भी की जाती है। विराम। लेकिन जब चुने हुए जनप्रतिनिधि ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। विराम। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पिछले सालों में राजनीति के जरिए अकूत संपदा इकट्ठी करने वाले माननीयों की संख्या भी कम नहीं है। विराम। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने का मामला तो रिश्वतखोरी और ब्लैकमेलिंग का शर्मनाक उदाहरण है। विराम। आरोप है कि विधानसभा में खान विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए विधायक जय किशन पटेल ने खनन कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। विराम। हमारी विधायिकाओं यानी संसद और विधानसभाओं में प्रश्नकाल की व्यवस्था इस मकसद से की गई है लोक जनित जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा सके और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। विराम। जनप्रतिनिधि विधायिकाओं में न केवल देश का भविष्य तय करते हैं बल्कि जनसाधारण आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारों को फैसले लेने को बाध्य भी करते हैं। विराम। प्रश्नकाल इसका सबसे बड़ा माध्यम रहता है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि विधायिकाओं में उठाए जाने वाले सवालों से न केवल भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का खुलासा हुआ है बल्कि सरकारों को अपनी रीति नीतियों में भी बदलाव करना पड़ा है। विराम। साथ ही सरकार में बैठे मंत्रियों की अपनी विभागों पर पकड़ की जानकारी भी उनके जवाबों के माध्यम से जनता को मिलती रही है। विराम। विपक्ष के पास तो प्रश्नकाल ही सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बनता रहा है, लेकिन इसी हथियार को ब्लैकमेलिंग कर अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बना लिया जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है। विराम। राजस्थान का यह कोई अकेला मामला नहीं है। विराम। इससे पहले वर्ष 2005 में यह तो 11 सांसदों को सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप पर संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। विराम। हैरत की बात यह है कि सांसद किसी एक ही पार्टी के नहीं थे। विराम। पिछली लोकसभा में भी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता
रद्द कर दी गई थी पूर्ण विराम।